स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 बार देश के सामने आए। मोदी ने 2 बार देश को संबोधित किया और दोनों बार मोदी के 2 रूप दिखे, कड़क और सॉफ्ट। आपसे कुछ देर पहले अपने राष्ट्रीय संबोधन में प्रधानमंत्री ने करप्ट फैमिली के खिलाफ खुलेआम जंग का ऐलान किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी ने कड़े फैसले लिए और उसे लागू करने का तरीका भी बताया। आज मैं आपके सामने एक और बड़ी चुनौती का जिक्र करने जा रहा हूं। ये चुनौती बीते दशकों में धीरे धीरे बढ़ते हुए अब देश के सामने एक विकराल रूप ले चुकी है। ये चुनौती है भ्रष्टाचार का वंशवाद, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हुआ भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री के जीरो टॉलरेंस को आज एक नया टारगेट मिला, भ्रष्टाचार के वंशवाद को खत्म करना। साथियों, बीते दशकों में हमने देखा है कि जब भ्रष्टाचार करने वाली एक पीढ़ी को सही सजा नहीं मिलती तो दूसरी पीढ़ी और ज्यादा ताकत के साथ भ्रष्टाचार करती है। उसे दिखता है कि जब घर में ही करोड़ों रुपए काला धन कमाने वाले उनका कुछ नहीं हुआ या फिर थोड़ी सी सजा पाकर वो छूट गया तो उसका हौसला और बढ़ जाता है। इस वजह से कई राज्यों में तो ये राजनीतिक परंपरा का हिस्सा बन गया है। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला भ्रष्टाचार का ये वंशवाद देश को दीमक की तरह खोखला कर सकता है। क्या प्रधानमंत्री का इशारा लालू यादव और उनके परिवार की ओर है? प्रधानमंत्री ने कोई नाम नहीं लिया, फिर भी समझने वालों के लिए इशारा काफी है। लालू यादव चारा घोटाले के सजा याफ्ता मुजरिम हैं और रांची में सजा काट रहे हैं। फिर भी लालू यादव का परिवार बिहार की सत्ता के लिए चैलेंजर बनकर खड़ा है। महागठबंधन जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार के वंशवाद के खतरे गिनाए, साथ ही भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के फायदे भी बताए। करप्शन का सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई उठाता है तो वो देश का गरीब ही उठाता है। ईमानदार व्यक्ति को परेशानी आती है। आपने देखा है कि दशकों से हमारे यहां जो स्थितियां बनी हुई थी उसमें गरीब को उसके हक का नहीं मिलता था। पहले की परिस्थितियां कुछ और थी, पर अब आप देख रहे हैं कि डीबीटी के माध्यम से गरीबों की मिलने वाला लाभ 100% गरीबों तक सीधे पहुंच रहा है, उनके बैंक खाते में पहुंच रहा है। अकेले डीबीटी की वजह से 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। आज ये वर्ग के साथ कहा जा सकता है और हम गर्व के साथ कहा जा सकता है कि हजारों करोड़ के घोटालों वाले उस दौर को देश पीछे छोड़ चुका है। भ्रष्टाचारियों का बचना अब मुश्किल है। न खाऊंगा न खाने दूंगा के बाद प्रधानमंत्री ने करप्शन के खिलाफ दूसरी प्रतिज्ञा ली है, जिसे पूरा करने का भरोसा सीबीआई डायरेक्टर ने दिया है। प्रेरणादायक प्रधानमंत्री जी के आज यहाँ संबोधन इस कॉन्फ्रेंस में एक पॉजिटिव ऊर्जा इसके प्रारंभ से ही भर रहा है। महोदय, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि यह सम्मेलन अनेक प्रभावी परिणाम लाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की बातें हवाई नहीं है, इसका ठोस ग्राउंड है और 6 साल की कामयाबी का बैकग्राउंड भी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन से सुधरी भारत की रैंकिंग। 180 देशों की सूची में 78वीं पोजीशन पर पहुंचा भारत। घूसखोरी की घटनाओं में सालाना 10% की कमी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14 पायदान की छलांग।
6 साल में भ्रष्टाचार के 39,000 मामलों की जांच, 21 भ्रष्ट अफसर जबरन रिटायर किए गए। 2019 में 85 भ्रष्ट अधिकारी हटाए गए। बेनामी संपत्ति पर सरकार सख्त, 3900 करोड़ जब्त। भ्रष्टाचार कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी नुकसान करता है, इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भाषा में समझाया। करप्शन पर मोदी दर्शन को समझने के लिए इसे सुनना जरूरी है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा। आप कल्पना कीजिए कि हम में से कोई पीडब्ल्यूडी में काम कर रहा है, इंजीनियरिंग का काम देखता है, और पैसों के मोह में कहीं कोई ब्रिज बन रहा है तो लापरवाही बरती, कुछ रुपये ऐंठ लिए, कुछ रुपये अपने साथियों को बांट दिए, और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको भी लगता है चलो भाई तुम्हारा भी भला मेरा भी भला, और बिल्कुल ऐसे उद्घाटन करने के लिए अच्छा दिखे ऐसा ब्रिज बना दिया। पैसे घर ले चला गया, रिटायर भी हो गया, पकड़ा भी नहीं गया। लेकिन सोच लो कि एक दिन आपका जवान बेटा उस ब्रिज पर से गुजर रहा है और उसी समय वो ब्रिज गिर गया, तब आपको समझ आएगा कि मैंने तो करप्शन मेरे लिए किया था, लेकिन कितनों की जिंदगी जा सकती है। और जब खुद का बेटा चला जाए तो पता चलता है कि उस ब्रिज में ईमानदारी की होती तो आज अपना इकलौता जवान बेटा खोना न पड़ता। करप्शन पर मोदी की बातें हमेशा कड़क होती हैं। प्रधानमंत्री कड़े फैसले लेते हैं और उसे लागू भी कराते हैं। करप्शन छोटा हो या बड़ा, मोदी कोई ढिलाई नहीं बरतते। नरेंद्र मोदी सख्त प्रधानमंत्री हैं। मोदी की इमेज खुद मोदी नहीं तोड़ी। रेहड़ी पटरी वालों से बात करते समय मोदी प्राइम मिनिस्टर से एक कॉमन मैन बन गए। सत्ता के शिखर पर पहुंचकर भी पैर जमीन पर कैसे टिकाए रखते हैं, यही मोदी बताते हैं, यही मोदी सिखाते हैं और यही मोदी प्रैक्टिस भी करते हैं। प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका क्या है, आपको इस बातचीत से पता चलेगा। बनारस में मोमोज बेचने वाले अरविंद मौर्य, आगरा में ठेले पर फल बेचने वाली प्रीति और लखनऊ में लैया चना बेचने वाले विजय बहादुर ने आज देश के प्रधानमंत्री से डायरेक्ट डायलॉग किया। बताती थी वहाँ खाना है। प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका क्या है, ये उनकी बातचीत से पता चलता है। अच्छा, ये मोमोज तो आजकल कहते हैं बनारस में बहुत खूब पसंद करते हैं। जी हैं? जी हाँ, बहुत पसंद लेकिन करते मैं हैं। बनारस आता हूँ, मुझे तो कोई खिलाता नहीं है। सर आपको मैं आमंत्रित हैं? कि मैं मोमोज और कॉफी हाँ। और पिलाना। लेकिन हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी वाले बड़े परेशान करते हैं जी। जब तक वो सारा चेक नहीं करते मुझे खाने नहीं देते। क्या अनुभव किया। क्या इससे पहले आप कभी कल्पना भी कर सकते थे कि देश का प्रधानमंत्री ठेले वाले से इस तरह बेतकल्लुफ होकर बात करेगा और उसे ये भी बताएगा कि उनको मोमोज खाने का मन करता है, लेकिन एसपीजी वाले खाने नहीं देते। लेकिन हमारे यहाँ तो सिक्योरिटी वाले बड़े परेशान करते हैं जी। जब तक वो सारा चेक नहीं करते मुझे खाने नहीं देते। अपने देश में ऐसी परिपाटी कभी रही नहीं। नरेंद्र मोदी सड़क पर खड़े आदमी से भी सवाल जवाब करते हैं। उनका अंदाज प्रधानमंत्री का नहीं रहता। मोदी की भाषा सरकारी नहीं होती, वो सहज होकर बात करते हैं। सड़क पर ठेला लगाकर बैठे व्यक्ति से भी संवाद करते हैं। तो ये फल बेचने का काम अब बराबर ठीक से आरंभ हो गया है। हाँ जी सर, आपकी दुआएं बस। तो नवरात्रि में तो फल ज्यादा बिके होंगे। हाँ जी, नवरात्रि में तो अच्छी बिक्री हुई थी। हाँ। और बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया है। हाँ जी सर, एक किस्त भर दी हमने, अच्छा। जो अक्टूबर की थी। हाँ। तो आपने ये क्या पीछे रखा हुआ है? क्या देखना चाहोगे आप? हाँ, बताइए। आपने फलों के ऊपर, हाँ, वो क्या रखा है बताइए। ये सर, जो व्यक्ति हमसे सामान लेने आता है, हाँ। तो सर हमें वो बड़ा फोन चलाना नहीं आता, तो हमसे वो कहता है कि पेटीएम में पैसे डल गए। हाँ। तो हमने बोला रुक जा, अभी देखते हैं।
तो पहले से बटन को दबा के देखते हैं। हाँ। रुपए प्राप्त हुए। आपने सुना? हाँ सुना। हाँ। हाँ। तो अच्छा है ना? पैसे जमा हो जाते हैं उसमें। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रधानमंत्री ने गरीब रेहड़ी पटरी वालों और ठेले वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की है। आत्मनिर्भर होकर गुजारा करने वालों को सरकार 10,000 रुपए का लोन दे रही है। कोई कागज जरूरी नहीं है, कोई गारंटर जरूरी नहीं है, कोई दलाल नहीं है, सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एप्लीकेशन, बैंक वाले खुद आकर देते हैं पैसे। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में सरकारी योजनाएं सिर्फ कागज पर चलती हैं, लेकिन मोदी वाली योजनाएं अलग तरीके से चलती हैं, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग सीधे प्रधानमंत्री करते हैं। मोदी ने आज इसी की वानगी पेश की। लखनऊ में लैया चना बेचने वाले विजय बहादुर के साथ नरेंद्र मोदी के डायलॉग्स पर गौर की। योजना के सहयोग से क्या काम शुरू किया है, इससे पता चलेगा कि एक ठेले वाला भी देश की इकोनॉमी में कैसे योगदान दे रहा है। पीएम स्वनिधि योजना से हमने रोजगार अपना 10,000 रुपये ले करके कारोबार में लगाए हैं। इसमें लैया चना, मूंगफली, मटर सब ला करके दौड़ा लग लिया है। पहले हमको दौड़ दौड़ के जाना पड़ता था मार्केट, अब हम एक बार मुफ्त ला के रख लिए हैं, एक हफ्ता हमको दौड़ना नहीं पड़ता है। तो ये बात बहुत खुशी की बात है कि आपका समय भी बच रहा है और आप धंधे में अच्छा ध्यान दे पा रहे हैं। और लखनऊ में तो ये लैया चना वैसे भी बहुत फेमस है, तो बिकता भी खूब है। आपके यहाँ भी भीड़ लगती होगी शाम को? जी, यहाँ मार्केट भी है। हाँ। और सब शाम को नाश्ता इसी से करते हैं सब। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लॉकडाउन के दौरान शुरू की गई थी। देश भर में अब तक 25 लाख आवेदन आए हैं। 12 लाख आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है। इनमें से 6.5 लाख आवेदन अकेले यूपी के हैं। यूपी के 3.25 लाख आवेदनों को मंजूरी मिली है। स्वनिधि लोन योजना में कोई स्टैंप ड्यूटी भी नहीं लगती। पीएम स्वनिधि योजना ने गरीब के श्रम को ये सहयोग दिया है और आज हमारे रेहड़ी पटरी ठेले वाले साथी फिर से अपना काम शुरू कर पा रहे हैं, फिर से आत्मनिर्भर होकर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, देश ने 1 जून को पीएम स्वनिधि योजना को लॉन्च किया था और 2 जुलाई को यानी 1 महीने में ही ऑनलाइन पोर्टल पर इसके लिए आवेदन भी मिलने शुरू हो गए थे। योजनाओं में ये गति देश पहली बार देख रहा है। गरीबों के लिए घोषणाएं इतनी जल्दी प्रभावी तरीके से जमीन पर उतरेगी, ये भूतकाल को देखते हुए कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए बिना गारंटी के किफायती ऋण के लिए इस तरह की योजना तो आजादी के बाद पहली बार बनी है। आज देश आपके साथ खड़ा है, आपके श्रम का सम्मान कर रहा है। 10,000 रुपए भले ही कोई बड़ी रकम ना हो, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों के लिए ये बड़ी पूंजी है। मोदी की योजना में ठेले वालों को कर्ज आसानी से मिलता है। समय पर अदायगी की तो ब्याज में 7% की छूट मिलती है। डिजिटल पेमेंट करने पर 1 महीने में 100 रुपए तक कैशबैक मिलता है। दोनों चीजें करने पर लोन पूरी तरह ब्याज मुक्त हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि एक लोन समय पर चुका देने से दूसरी बार बड़ा लोन भी मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों से डायरेक्ट डायलॉग में मोदी ने यही बातें एकदम आसान जबान में समझाई। साथियों, आज बैंकों के जो दरवाजे आपके लिए खुले हैं, बैंक आज जिस तरह से आप तक खुद चल करके आ रहे हैं, ये एक दिन में संभव नहीं हुआ है। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की नीति का इतने सालों का प्रयासों का परिणाम है। ये उन लोगों को भी जवाब है
जो कहते थे कि गरीबों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने से कुछ नहीं होगा। 2014 में सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी ने गरीबों के जन धन खाते खुलवाए थे। तब उन पर कई सवाल उठाए गए थे, प्रधानमंत्री का मजाक भी उड़ाया गया था। लेकिन कोरोना काल में वही जन धन खाता गरीबों के काम आ रहा है। गरीब बैंक से जुड़ा है, अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा से जुड़ा है। प्रधानमंत्री अपनी हर योजना में टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। सारा मनी ट्रांसफर डिजिटल होता है, जिससे उनको ट्रैक किया जा सकता है। इससे भ्रष्टाचार पर रोक लगती है, बेनिफिट डायरेक्ट मिलता है और खुद प्रधानमंत्री की मॉनिटरिंग भरोसा जगाती है। भी समझौता नहीं करता। लव जिहाद कोई कल्पना नहीं है, ये दो शब्द एक हकीकत हैं और इस हकीकत को झुटलाया नहीं जा सकता। दिल्ली के बहुत नजदीक लव जिहाद का मामला नजर आ गया। एक सिरफिरा एक तरफा प्यार में लड़की को परेशान करता था, शादी के लिए धर्म बदलने के लिए दबाव बनाता था और जब लड़की ने मना कर दिया तो सरेआम उसका कत्ल कर दिया। वो लड़की उस सिरफिरे से आखिरी वक्त तक लड़ी और पूरी वारदात 50 सेकंड के वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। इस पूरी घटना को समझाने के लिए हमने 24 घंटे में यह रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है। सन की आशिक का खूनी खेल, एक तरफा प्यार का खूनी बदला, लव जिहाद में लाइव मर्डर। अब लड़का जबरदस्ती उसको मुसलमान बनाना चाहता था और कह रहा धर्म परिवर्तन करके मुझसे शादी करो। पहले किडनैपिंग, फिर कत्ल। जबरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे भी खींच के, जब नहीं बैठी तो गोली मार दी उसको। कौन से निकिता जब नज़मा नहीं बनी तो मार डाला। जैसे मेरी बेटी गई है मैं वैसे ही उसको खत्म करूंगी, नहीं मैं बैठूंगी नहीं चैन से तब तक, जांच जो भी हो। दिल्ली से 61 किलोमीटर दूर बल्लभगढ़ में लव जिहाद में कत्ल की घटना से पूरा देश सन्न है। बल्लभगढ़ में लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। इस वक्त हम बल्लभगढ़ में मौजूद हैं और निकिता जिसकी हत्या कर दी गई उस वक्त जब वो कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकली थी, अब उसकी हत्या से नाराज जो उसके परिजन हैं, जो उसके जानने वाले हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं और मथुरा रोड की तरफ ये बढ़ रहे हैं। सुबह से इन्होंने सोना रोड ब्लॉक किया हुआ था, लेकिन अब ये मथुरा रोड को बंद करने के लिए, जाम करने के लिए आगे की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल आप देखें कि परिवार और के सदस्य मौजूद हैं, उसके जानने वाले हैं निकिता के। हम आपको बताएं कि निकिता की कल तकरीबन 3:45 बजे के करीब उस वक्त हत्या कर दी गई जब निकिता पेपर देकर कॉलेज से बाहर निकली थी। कोई सुरक्षा चाक चौबंद नहीं है यहाँ पे और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक और मंत्रीगण, वो सब बड़ौदा चुनाव में बिजी हैं। यहाँ पे सड़कों पे उतरी पड़ी हैं महिलाएं और परिवार, ये सारे ये उस पीड़ित परिवार के साथ हैं, पीड़ित बच्ची के साथ हैं। आप माँ की हालत देख सकते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है इन्होंने सिर्फ अपने भाषण तक सीमित कर रखा है। दिन दहाड़े एक आवारा लड़का आता है और वो हमारी बच्ची को मार के चला जाता है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बन के रहता है, जनप्रतिनिधि बिल्कुल खामोश रहते हैं। लोग सड़कों पर निकल आए हैं, निकिता के कातिलों की मौत मांग रहे हैं। बल्लभगढ़ में पहले किडनैपिंग, उसके बाद से लड़की की हत्या की घटना के बाद अब बल्लभगढ़ के लोगों में आक्रोश है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये मथुरा रोड है और यहाँ पर भारी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। अभी देखिए धीरे धीरे यहाँ पर लोग जुटते जा रहे हैं और यहाँ पर लगातार जो लड़की है उसके लिए इंसाफ की यहाँ पर मांग की जा रही है। अभी देखिए यहाँ पर धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ रही है, लोग नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो पुलिस फोर्स है वो तैनात है और धीरे धीरे यहाँ पर सुरक्षा बल की संख्या जो है वो बढ़ाई जा रही है। या तो उन्हें रोड पे लाके मारो या उन्होंने यूपी की तरह उत्तर प्रदेश में जैसे योगी आदित्यनाथ करवाते इस तरीके से मारो, वहां से संतुष्ट है। बिल्कुल नाकाम है। हरियाणा में सबसे बड़ी बात है और हमारे मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे कहां तक पढ़ाएं बेटियों को। वक्त दोपहर करीब 4 बजे अग्रवाल कॉलेज के सामने सफेद रंग की एक कार खड़ी होती है। नीली जीन्स पहने ये निकिता है। बीकॉम फाइनल ईयर का एग्जाम देकर दोस्त के साथ घर जा रही थी।
तभी सफेद रंग की कार से एक लड़का निकलता है, उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, खींचता है, कार के पास ले जाता है। निकिता छुड़ाने की कोशिश करती है, दोस्त के पीछे छिप जाती है, लेकिन ये लड़का उसे खींच लेता है। वो इनकार करती है तो पिस्टल निकालकर उसके कान पर गोली मार देता है। सब कुछ पब्लिक के सामने होता है, ना पुलिस आती है ना कोई बचाने वाला आता है। सीसीटीवी फुटेज के एक एक फ्रेम को ध्यान से देखिए। इस सीसीटीवी फुटेज में कई सवाल छुपे हुए हैं जिन्हें देखकर आपको गुस्सा आएगा कि आखिर हम किस समाज में जी रहे हैं जहां पुलिस का खौफ तक नहीं है। आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि हम किस समाज में रहते हैं जहां आंखें बंद हैं, जुबान बंद है और कान बंद है। ये हम क्यों कह रहे हैं, आगे समझाते हैं। पहले ये जान लीजिए कि कौन है निकिता का कातिल जो उससे जबरदस्ती निकाह करना चाहता था, उसे नजमा बनाना चाहता था। जिसने गोली मारी उसका नाम है तौसीफ और गाड़ी चलाकर किडनैपिंग में साथ देने वाले का नाम रेहान है, जिनकी बेखौफ करतूत ने हरियाणा पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। निकिता जिसकी सोमवार को हत्या कर दी गई थी उस वक्त जब वो पेपर देकर कॉलेज से बाहर निकली थी। हमारे साथ निकिता की दो बहनें हैं जो कि मामा की बेटी है और एक मौसी की बेटी है। क्या नाम है आपका? राखी। क्या कहेंगे, आपकी बहन की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई? वहाँ पे कोई पीसीआर भी नहीं थी, ठीक है, ये चालान काटने पे रहते, पर मर्डर हुआ 4 बजे, कोई कुछ नहीं। वो सरदार जी खड़े, हमने बोला इनकाउंटर, पता उन्होंने क्या बोला, कहते हैं बेफालतू की बातें नहीं सुनता, उनकी बेटी को लाके खड़ा करो या जब पता चलेगा बेफालतू की बातें हैं। नहीं, अब क्या कहेंगे, जो पहले से भी छेड़छाड़ हो रहा था? चाहिए हमें, एनकाउंटर चाहिए यहाँ पे बस। सिर्फ तौसीफ और रेहान ही नहीं, हरियाणा के पुलिस और हर वो शख्स निकिता की मौत का जिम्मेदार है जो सरेआम कत्ल को तमाशा समझकर देखता रहा। ये सब है, ये लड़की भी है जो निकिता के साथ जबरदस्ती देखती रही, इसका सम्मान नहीं जगा। साइकिल वाला ये मर्द भी है, अन्याय देखकर भी इसे काट मार गया। ये पीली शर्ट वाला भी निकिता का दोषी है, जिसे लाचार निकिता की चीख नहीं सुनाई दी। यह महिला भी है जो एक लड़की के साथ हो रही हैवानियत को देखती रही। शायद इंसानियत से ज्यादा फोन जरूरी था। निकिता को गोली मार दी, तड़पती रही निकिता, लेकिन कोई नहीं आया। सब निकिता के कत्ल का लाइव ट्रांसमिशन देखते रहे। काश ये लोग तमाशबीन बनने की बजाय थोड़ी हिम्मत दिखाते तो निकिता शायद जिंदा होती। घर वालों का कहना है कि तौसीफ 2 साल से निकिता के पीछे लगा था। पहले भी किडनैप की कोशिश की थी, एफआईआर भी कराई थी। पूरी कहानी सुनिए, निकिता के पिता ने बताई है। सर 12th क्लास में रावल स्कूल में पढ़ते थे, तो वो पढ़ाई करके सब निकल गए कॉलेज से। 3 साल पहले फिर इसने किडनैपिंग का केस किया था, हमने एफआईआर दर्ज भी कराई थी उसकी। 3 साल पहले वो जबरदस्ती उठा के ले जाने का कर रहे थे जी, इसी लड़के ने। तो हमने उसकी एफआईआर भी करवाई थी। तो थाने में जो है फिर फैसला हो गया कि हाथ पैर जोड़ लिए आके। हमने भी सोचा भी लड़की की इज्जत है, हम काहे को इसको वो करें, तो हमने भी फैसला वहाँ पे कर लिया। तो 2-2.5 साल से कोई मैटर नहीं था जी। अब लड़का जबरदस्ती उसको मुसलमान बनाना चाहता था। घर वालों का कहना है उसी वक्त संपोले को कानून की लाठी से कुचल देते तो निकिता के साथ ऐसा नहीं होता। बेटी को याद कर मां तड़प उठती है और कातिल के साथ वैसे ही सलूक की मांग कर रही है जैसा उसने बेटी के साथ किया। मेरी बेटी जैसे गई है, मैं मेरे सामने उसे लाओ, मैं वैसे ही उसको खत्म करूंगी। मैं बिल्कुल मेरे सामने मुझे चाहिए, वो बिल्कुल जिंदा चाहिए और मैं खुद करूंगी। जैसे मेरी बेटी गई है मैं वैसे ही उसको खत्म करूंगी। नहीं मैं बैठूंगी नहीं चैन से तब तक, जो भी हो मैं हर कोशिश करूंगी। 2018 में जब घर वालों ने तौसीफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी तो उस वक्त दोनों समाज के लोगों ने मामला सुलझा लिया था। इसकी तस्दीक पुलिस अफसरों ने भी की है। नहीं, परिवार ने अभियोग अंकित कराया था 2018 में और परिवार का अभियोग अंकित होने के बाद तफ्तीश एज पर लोग की गई। लड़की को बरामद करके 164 के बयान भी कराए गए हैं और उसके अंदर परिवार के एफिडेविट भी टेंडर हुए थे और एक जीओज के द्वारा तफ्तीश की जाकर के उस मुकदमे का समाअत की गई थी। उस मुकदमे को पूरे इन्वेस्टिगेट किया गया था। लेकिन तौसीफ के दिमाग से निकिता नहीं निकली।
जिसके ऐसे अंजाम की किसी को उम्मीद नहीं थी। उसके नंबर देख लो आप, सर्टिफिकेट 90% से कम नंबर नहीं है और बहुत ही आगे बढ़ने वाली लड़की है सर। उसने अभी जस्ट FCAT का पेपर दिया था तो उसमें भी उसके अच्छे नंबर है बिना पढ़ाई करे। लेफ्टिनेंट बनना चाहते, तो वो तो लेफ्टिनेंट कर्नल तक पता नहीं क्या क्या आगे ख्वाब थे जी उसके। और वो हम हर कोशिश कर रहे थे उसके लिए, जो वो बनना चाह रही थी हम बनाने की कोशिश कर रहे थे उसको, हर पल उसके साथ रह के उसकी हर तरह से कोशिश कर रहे थे। और वो बनना चाहती थी, वो पढ़ाई में बहुत अव्वल थी हमेशा। बल्लभगढ़ में लोग निकिता के इंसाफ को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। आरोपियों को फांसी की डिमांड कर रहे हैं। लोगों के अंदर ये बेखौफ घूम रहे हैं, इनके अंदर खौफ नहीं आएगा जब तक। इनकाउंटर होना चाहिए, इमीडिएट एनकाउंटर चाहिए हमें बिल्कुल। दोनों की सजा होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए 10 दिन के अंदर, वरना हम यहाँ से नहीं उठेंगे। लव जिहाद में सख्त से सख्त कानून लागू करना पड़ेगा हरियाणा सरकार को। पुलिस की लगातार दबिश के बाद दोनों आरोपियों तौसीफ और रेहान को पकड़ लिया गया है। सबूत मिल चुके हैं, आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस कह रही है कि अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को ले जाकर जल्द से जल्द निकिता को इंसाफ दिलाएंगे। हत्याकांड से नाराज परिजनों ने मथुरा रोड और सोहना रोड को तकरीबन 8 घंटे तक बाधित रखा। 8 घंटे बाद प्रशासन परिवार वालों को ये समझाने में कामयाब रहा कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद प्रशासन की बात मानकर परिजनों ने अपना प्रदर्शन खत्म कर दिया। फिलहाल प्रशासन ने इस पूरे मामले में जांच के लिए SIT का गठन भी कर दिया है, जिसके बाद परिजन नितिका के शव का अंतिम संस्कार करने को राजी हो गए और देर शाम प्रशासन की मौजूदगी के बीच नितिका के शव का अंतिम संस्कार किया गया। कल बिहार में पहले दौर का चुनाव है और पिछले 20 घंटे से मुंगेर में बेहद तनाव है। इस तनाव को लेकर बहुत सी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, ऐसे वीडियोस जो तनाव को और भी बढ़ा सकते हैं। मुंगेर की घटना की सच्चाई क्या है? हमारे रिपोर्टर मुंगेर में मौजूद हैं और उन्होंने ये रिपोर्ट आपके लिए भेजी, जिसे देखकर आपको हर वो बात समझ में आ जाएगी जो आप जानना चाहते हैं। गोली लगे दोस्त। एक नहीं, दो नहीं, मुंगेर में 15 राउंड गोलियां चली। आखिर क्यों? चुनाव से 10 घंटे पहले बिहार में तनाव क्यों है? वोटिंग से एक रात पहले मुंगेर के दीनदयाल चौक पर लाश कैसे गिरी? फायरिंग। वोटिंग से पहले मुंगेर में हालात किसने बिगाड़े? जाएगा टी-शर्ट पहनकर बाहर पड़े ना। किस अफवाह ने पटना से 200 किलोमीटर दूर दुर्गा विसर्जन पर खून खराबा करवा दिया? पुलिस का कसूर है या माहौल खराब करने का पहले से प्लान बना था? बिहार में भूचाल लाने वाले इस गोलीकांड की पूरी इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। किसने गोली चलाई, किसने अफवाह फैलाई, हर पॉइंट को क्लियर करने इंडिया टीवी की टीम स्पॉट पर पहुंच चुकी है। इस कांड को समझने से पहले उस वीडियो को देखिए, जिसके बाद तनाव बढ़ गया और अब वहां अर्धसैनिक बलों के जवान गश्त कर रहे हैं। यह है बिहार का मुंगेर शहर। पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर इस शहर में सोमवार रात दुर्गा पूजा का आयोजन करने वाली समितियां डीजे बजाकर नाचते गाते हुए निकल रही थी। सालों से यहां पहले ही बड़ी दुर्गा और छोटी दुर्गा के विसर्जन का नियम है। सोमवार रात भी यही हुआ।
सभी लोग दीनदयाल चौक से होते हुए सोजी नदी में विसर्जन करने पहुंचते हैं, लेकिन आरोप है कि रात करीब 11:50 पर हालात तब बिगड़ गए और अफवाह फैली कि पुलिस ने 4 लोगों को पीट दिया है। पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बेरहमी का एक वीडियो भी सामने आ गया है। देखिए दुर्गा मां की प्रतिमा को कवर किए लोगों पर किस बेकदरी से ये जवान लाठियां भांज रहे हैं। आरोप है इस घटना के बाद यहां पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस को दोबारा फिर लाठी चार्ज करना पड़ा, जबकि चश्मदीदों के मुताबिक पुलिस ने बिना किसी चेतावनी दिए बगैर बिना लाठी डंडे चलाए पहले गोलियां चला दी थीं। चेतावनी बिना दिए उन लोगों ने हवाई फायरिंग न करके उन लोगों ने सामने फायरिंग, जिसमें हम देखे अपने आंख से वो बच्चे को, वो 16-17 साल का बच्चा था, ये अनुराग कुमार, यहाँ पर गोली लगा है। वो जब गिरा है तो हम उसके बगल में थे, हम भाग गए। उसका जो पोजीशन था उस देख के कोई भी आदमी भाग जाएगा, खुद लिपि सिंह भी भाग सकती है, हम गारंटी नहीं लेंगे। उसके बाद और सुशील कुमार सिंह के द्वारा जो फायरिंग किया गया उसमें 2-3 आदमी को गोली लगी है। 3 आदमी लगी है, जिसमें कि हम 2 आदमी को तो साक्षात देखे, एक को तो बहुत ज्यादा गोली लगा, यहाँ पर लगा। 15 राउंड गोलियां चलते ही, लाठीचार्ज होते ही दीनदयाल चौक पर भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। गोली लगने से एक लड़के की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। कुछ लोगों को सादी वर्दी में पुलिस वाले पीटते नजर आए। उनके साथ अर्धसैनिक बलों के जवान भी दिखे। इंडिया टीवी की टीम अस्पताल पहुंची तो कई लड़के घायल अस्पताल पहुंच चुके थे। किसी के सर पर चोट थी, किसी के पैर पर गोली लगी थी, किसी का हाथ जख्मी था। पुलिस सवालों में है। पुलिस की कार्रवाई से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी बेहद नाराज दिखे। अपने ही देश में, अपने ही राज्य में, अपने ही घर में, अपने सनातन की रक्षा के लिए मुझे अपने लोगों के साथ बर्बरता पूर्वक कार्रवाई हो। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके लिए एक जांच की कमेटी बने और जांच की कमेटी में जो दोषी पाया जाए उस पर कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों न हो। ये इस घटना का एक पक्ष था। हमारी टीम ने पुलिस प्रशासन से भी बात की। पुलिस ने गोलीबारी को लेकर एक नई थ्योरी बताई। इस चीज़ को जो है और गहन तरीके से जांच करेंगे। बाद में यहाँ पे जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं सब कुछ खंगाला जाएगा, या फिर ये घटना किस तरीके से हुई, क्या उस मौके की उस वजह से हो गई कि वहाँ पे झड़प हो गई लोगों में, या फिर कुछ प्री प्लान था। ये हम लोग जो है थोड़ा और डिटेल में जब जानकारी मिलेगी तो आप लोग को देंगे। फिलहाल हम लोगों ने करीब 40 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मौके से हम लोगों को एक कट्टा भी मिला है जिससे गोली चलाई गई थी और कुछ खोखे भी बरामद किए गए हैं। और जिस मुंगेर में कल रात गोलियां चली, वहां से कुछ देर पहले की तस्वीरें हमारे पास आई हैं। इनमें क्या दिखता है आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद।